कॉलेज के पहले साल के अंत तक आते आते मुझे बीटेक की असलियत पता चल गई। जब भी मैं अंग्रेजी बोलने का प्रयास करता तो मेरे कुछ साथी मेरा मजाक उड़ाते थे। सिर्फ इंग्लिश की वजह से मैंने उनमें से कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया कि यहाँ केवल उन्हीं लोगों को नौकरी मिलती है जिनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है तथा जिनकी पर्सनैलिटी भी अच्छी है। मेरी ना तो अंग्रेजी अच्छी थी और ना ही मेरे पास पर्सनैलिटी थी। हम सब गांव से आए हुए लोगों के पास एक ही रास्ता बचता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ध्यानपाल है और मैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के एक छोटे से गांव कछुआ कला का रहने वाला हूं। एक समय था जब अंग्रेजी मेरे लिए हवा हुआ करती थी। ना तो मैं अंग्रेजी लिख पाता और ना ही बोल पाता था, जिसकी वजह से जिंदगी में मुझे कई बार फेल भी होना पड़ा। लेकिन अगर मैं आज बात करूं तो एक बुंदेलखंडी बोलने वाला लड़का इस भारत देश की सबसे बड़ी पीएसयू में से एक IOCL में एक अधिकारी के पद पर तैनात है। अगर मैं पढ़ाई लिखाई की बात करूं तो मेरे गांव के आसपास भी कोई अच्छा स्कूल नहीं था और जो भी था वो हमारे औकात से बाहर था। इस तरीके से मैंने अपनी शुरुआत की पढ़ाई कक्षा 8वीं तक की पढ़ाई अपने गांव के ही एक स्कूल से की, जहां उन दिनों पूरे साल भर की फीस लगभग 350 रुपए हुआ करती थी। खैर धीरे धीरे अब हम बड़े हुए और मैं और मेरे दादाजी अब पास के कस्बे राठ में जाकर रहने लगे। अब मैं कक्षा 9वीं में था और मेरा एडमिशन उस कस्बे के सबसे अच्छे स्कूल में हो गया। उन दिनों उस स्कूल की फीस 350 रुपए हुआ करती थी, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा थी। जरा आप सोचिए, पहले मेरे स्कूल की फीस साल भर की 350 रुपए हुआ करती थी, लेकिन अब मुझे हर महीने 350 रुपए देने होते थे। शायद आप लोगों के लिए 350 रुपए महीना फीस ज्यादा ना हो, मगर जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूं उस समय एक एक रुपए भी बहुत कीमती हुआ करता था। मुझे आज भी याद है, जिस गांव में मैं वहां रहता था, वहां से जो मेरा कस्बा राठ था वो लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे था। लेकिन मेरे पिताजी जब भी उस कस्बे में जाना होता था वो हमेशा साइकिल का ही प्रयोग करते थे, क्योंकि जो किराया होता था वो लगभग 10 से 15 रुपए होता था, तो आने जाने का टोटल किराया 20 से 30 रुपए हुआ करता था। तो उन्हीं सब पैसों को बचाने के लिए मेरे पिताजी हमेशा ही साइकिल से आते जाते थे और जो भी पैसे बचते उनकी घर के लिए सब्जी लाया करते थे। तो इसी वातावरण में मैं पला बड़ा हूं। कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई मेरी उसी ही स्कूल में हुई और सन 2009 में मैंने कक्षा 12वीं उसी स्कूल से पास किया। ये वो टाइम था जब देश में आधे से ज्यादा बच्चे कक्षा 12वीं के पास बीटेक करने की सोचते थे। मैं भी उनमें से एक था। मैंने भी सोच लिया था कि मुझे अपने घर के हालात बदलने के लिए बीटेक करके इंजीनियर ही बनना पड़ेगा। खैर, एक चीज तो मुझे स्कूल से ही मालूम हो गई थी कि इंजीनियरिंग में प्रवेश लेने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना होता था। इसी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए तथा इसकी तैयारी करने के लिए मैं और मेरे पिताजी कानपुर पहुंच जाते हैं। हमको ये लगता था कि इस चीज की तैयारी करने के लिए हमको बड़ा शहर तो जाना ही पड़ेगा तथा बड़े शहर में एक अच्छी सी कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। जब हम कानपुर में काकादेव पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उन कोचिंग की फीस काफी ज्यादा है। मैं और मेरे पिताजी एक हारे हुए सिपाही की तरह एक कोचिंग से दूसरे कोचिंग भटकते। जिस भी कोचिंग में जाते वहां भी फीस का वही हाल। इस दशा में हमने ये विकल्प निकाला कि हम सभी सब्जेक्ट्स को एक कोचिंग में ज्वाइन करने की बजाय हम हर सब्जेक्ट को अलग अलग टीचर के पास जाके पढ़ेंगे। इससे होगा ये कि 40-50 हजार रुपए का काम अब केवल 10 से 15 हजार रुपए में हो जाएगा। और हमने यही किया। हमने सभी सब्जेक्ट्स की अलग अलग कोचिंग ज्वाइन की और उनमें तैयारी के लिए जाना शुरू किया। ये तैयारी क्या थी? एक मुसीबत की ही तो जड़ थी जिससे अब तक मेरा पाला नहीं पड़ा था। जैसे ही मैं कोचिंग जाना शुरू किया तो मुझे पता चला कि हर टीचर वहां इंग्लिश में ही पढ़ा रहा, हर कोई केवल इंग्लिश में ही अपने खटपट लेक्चर ले रहा है और धीरे धीरे मेरे सब कुछ ऊपर से जाने लगा। मुझे अब कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि अब तक की मेरी सारी पढ़ाई हिंदी माध्यम से हुई थी और यहाँ हर चीज को मुझे इंग्लिश में ही पढ़ना था। धीरे धीरे समय बीतता गया और मुझे अब कुछ भी समझ में नहीं आता। एग्जाम नजदीक आते हैं और मैं थोड़ा परेशान रहने लग गया था। खैर, अब एग्जाम की बारी थी। उस साल मैंने UPTU, AIEEE, IIT और जामिया मिलिया एंट्रेंस जैसे 4 एग्जाम दिए, मगर उन सभी एग्जामों में मैं असफल हुआ। मतलब सिर्फ इंग्लिश की वजह से मैंने उनमें से कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया
और इन सभी एग्जामों में असफलता के पीछे एक ही कारण था, इंग्लिश। अब इन्हीं फेल्योर की वजह से गांव में हमारा थोड़ा मजाक भी बनने लग गया था। जब सारे रास्ते बंद हो रहे थे तो मुझे उस समय एक भैया का साथ मिला। वो भैया मेरे पास के ही कस्बे राठ में रहा करते थे। उस टाइम उन भैया का IIT, AIEEE और UPTU में सभी जगह बहुत ही अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ था। मैं उनसे गाइडेंस लेने के लिए उनके घर गया। जब मैं वहां पहुंचता हूं तो मैंने उनको अपनी असफलता की कहानी उनको सुनाई। जैसे ही उन्होंने ये सुना तो उन्होंने बताया कि चूंकि तुम हिंदी मीडियम से थे और तुमने तैयारी इंग्लिश मीडियम से की थी, इस वजह से तुम असफल हुए। और उन्होंने मुझे एक बार फिर से हिंदी में तैयारी करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि हिंदी में तैयारी कोटा से होती है। कोटा में जो कोचिंग्स हैं वहां पर हिंदी में तैयारी कराई जाती थी। और उन्होंने ये भी बताया कि हर साल कई हजार छात्र कोटा से हिंदी में तैयारी करके इन सभी एग्जामों को क्रैक करते हैं। ये सभी बातें सुनकर मैं काफी मोटिवेट हुआ और मैंने सोचा कि अगर ये तैयारी हिंदी में है तो मैं इसे जरूर कर सकता हूं। खैर, अगले ही दिन मैं और मेरे पिताजी कोटा पहुंचते हैं। हम लोग कोटा जाते हैं और वहां एक कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं। मैंने कोचिंग जाना शुरू किया। अब वहां सारी चीजें हिंदी में ही थी, जो मैं कक्षा 12वीं तक पढ़ता आया था। अब मुझे किसी भी सब्जेक्ट में समस्या नहीं होती थी। कोचिंग के जितने भी टेस्ट होते थे मैं उन सभी टेस्टों को देता था। शुरू में मेरी रैंक उतनी अच्छी नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे मेरी रैंक में सुधार हुआ और मुझ में भी। खैर, अब एग्जाम का टाइम भी पास आ गया और उस साल सन 2011 में मैंने 4 एग्जाम दिए, AIEEE, UPTU, MPTU और VIT। इन सभी एग्जामों में मैंने सफलता हासिल की। इन सभी एग्जामों में मैं सेलेक्ट हो गया और अंत में मैंने IIT लखनऊ में सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में एडमिशन लेने का फैसला किया। यहाँ कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद ऐसा लग रहा था कि मेरी सारी समस्याएं खत्म हो गई। मैं ये सोचा करता कि बीटेक करने के बाद यहाँ से अच्छी नौकरी लग जाएगी, मैं घर में खूब सारा पैसा भेजा करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। मगर कॉलेज के पहले साल के अंत तक आते आते मुझे बीटेक की असलियत पता चल गई। मुझे मेरे सीनियर ने बताया कि अगर मैं केवल बीटेक के ही भरोसे रहा तो जिंदगी में यहां से कुछ ज्यादा अच्छा होने वाला नहीं। ये सब मेरे लिए काफी शॉकिंग था, क्योंकि मैं तो इस उम्मीद से यहाँ आया था कि मैं बीटेक करने के बाद इंजीनियर बनूंगा और मैं अपने घर के हालात बदलूंगा। मगर मेरे सीनियर ने यहाँ पे ये भी बताया कि यहाँ केवल उन्हीं लोगों को नौकरी मिलती है जिनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है तथा जिनकी पर्सनैलिटी भी अच्छी थी। खैर, मेरी ना तो अंग्रेजी अच्छी थी और ना ही मेरे पास पर्सनैलिटी थी। उन दिनों कॉलेज में मैंने देखा कि मेरे कुछ सीनियर्स गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करते हैं, क्योंकि ये चीज उनको भी मालूम था कि केवल बीटेक के भरोसे यहाँ कुछ अच्छा होने वाला नहीं था। और ये चीज आप सब लोग जानते हैं कि क्यों सरकारी नौकरियों में अधिकतर लोग गांव के ही दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि हम सब गांव से आए हुए लोगों के पास एक ही रास्ता बचता है अपने आप को साबित करने का। खैर, ये रास्ता मेरे लिए उतना आसान नहीं था, क्योंकि मेरी एक समस्या थी इंग्लिश, और मैं सपने पाल रहा था देश के कठिन एग्जाम्स को क्रैक करने का, लाइक गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज क्रैक करने का। हर कोई किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले उसके सिलेबस को देखता है, मगर मैंने सिलेबस को नहीं देखा। मैंने सबसे पहले ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को देखा तथा मैं उसको खरीद के ले आया। जब भी कोई टर्म मुझे समझ में नहीं आता, मैं उस डिक्शनरी को पलट कर देख लिया करता तथा उसकी मीनिंग एक रजिस्टर में लिख लिया करता, और ये सिलसिला जारी रहा। खैर, अब इंग्लिश को सुधारने की और तरीके शुरू किए। मैंने एक काम और किया कि अब मैं कॉलेज खत्म होने के बाद शाम को इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जाया करता। इंग्लिश स्पीकिंग की कोचिंग के दौरान मुझे मेरे सर ने बताया कि तुम कम से कम उन लोगों के साथ रहो जो इंग्लिश में बात करते हो, तथा तुम डेली यूज में इंग्लिश का प्रयोग किया करो ताकि तुम्हारी इंग्लिश ठीक हो। और मैं हमेशा ही यही कोशिश करता कि मैं कम से कम उन लोगों के साथ रहूं जो इंग्लिश में बात करें। कॉलेज में आपने 2 तरह के छात्र देखे होंगे। एक वो छात्र जो हिंदी माध्यम से आते हैं तथा जो इंग्लिश में काफी अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, और दूसरे वो छात्र जो मॉडर्न स्कूलों से पढ़ के आते हैं। वो बोलते भी इंग्लिश में और पढ़ते भी इंग्लिश में। खैर, जब भी मैं अंग्रेजी बोलने का प्रयास करता तो मेरे कुछ साथी मेरा मजाक उड़ाते थे। उस समय मैंने अपने मजाक का कोई जवाब नहीं दिया, और मैं हमेशा ही यह सोचता था कि कैसे मैं अपने काम से इसका जवाब दूं। अब मैं दिन को दिन नहीं समझता, रात को रात नहीं समझता। मेरा ध्यान केवल बस इसी बात को लेकर लगा रहता था कि कैसे मैं अपने घर के हालात बदलूं,
मुझे मेरे पिताजी और अपने दादाजी को अफसर बन के दिखाना था। मुझे यह दिखाना था कि गांव के लड़के क्या कुछ नहीं कर सकते। और मैं इस बात को तो दिल से कह ही सकता हूं कि मैंने इस तैयारी में अपने आप को झोंक दिया था। मैंने सन 2016 में गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज दिया। गेट में मैंने ऑल इंडिया रैंक 145 हासिल की, जिसकी वजह से मुझे देश की 4 बड़ी बड़ी PSU, इंडियन ऑयल, ONGC, राइट्स और NBCC जैसी कंपनियों से जॉब के ऑफर आए और अंततः मैंने इंडियन ऑयल ज्वाइन करने का फैसला किया। उसी साल मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज भी दिया था। मैंने उसका रिटन एग्जाम तो क्लियर कर लिया था, मगर मैं फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम नहीं बना पाया। मैं फेल तो हुआ था, मगर मेरे इरादों व सपनों में अभी भी उतनी ही जान थी। इस बार मैंने फिर से अच्छे से कोशिश की और सन 2017 में UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज भी 179 रैंक के साथ क्रैक कर लिया, और वो भी अंग्रेजी में लिख के। जब रिजल्ट को देखा तो ऐसा लग रहा था कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। एक गरीब किसान का बेटा एक अफसर बनेगा। मैं ये सोचकर बहुत ही खुश था। लोगों के ताने अब पीछे रह गए थे। आखिरकार लगातार असफल होने के बावजूद मैं एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गया था। नामुमकिन सा लगता है ना? शुरुआत में मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन मैंने कर दिखाया था कि अगर आप एक बार ठान लो तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने कर दिखाया था कि आपके सपनों की कोई लैंग्वेज नहीं होती थी। और अंत में मैं सभी दोस्तों से बस यही कहना चाहता हूँ, बस कर्म पथ पर चलते रहो, बस कर्म पथ पर चलते रहो। गिरते हो तो गिरते चलो, गिरते हो तो गिरते चलो, मगर फिर से उठ के चलते रहो, मगर फिर से उठ के चलते रहो। यूं तो भीड़ है बहुत रास्ते में, यूं तो भीड़ है बहुत रास्ते में, मगर भीड़ से आगे दिखना है तो बस चलते रहो, चलते रहो, बस कर्म पथ पर तुम अपने चलते रहो। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।